नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे थे उसमें आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं। आपको पता होगा हाल ही में हमारे मंत्रिमंडल में बहुत फेरबदल किया गया है, बहुत सारे नए मंत्रियों को हमारे मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया है। तो इसी फेरबदल को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो नया मंत्रिमंडल गठित किया गया है उसमें किन किन मंत्रियों को जगह दी गई है, पूरा मंत्रिमंडल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है उससे जुड़े कुछ बेसिक फैक्ट और पॉइंट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी न्यूज में है, क्योंकि हाल ही में हमारे मंत्रिमंडल में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा जो नया मंत्रिमंडल वाला है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके दिमाग में होने चाहिए हमारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, आप ध्यान दीजिएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 74(1), इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा जो मंत्रिपरिषद होती है वह मंत्रिमंडल से बड़ा समूह होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो मंत्रिपरिषद होती है वह मंत्रिमंडल से बड़ा समूह होता है। अब बड़ा समूह क्यों होता है यह मंत्रिपरिषद? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद में सभी मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कैबिनेट मंत्री आपके हो गए, कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, इन सभी मंत्रियों से मिलाकर बनती है आपकी मंत्रिपरिषद। परंतु अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, यानी कि जितने भी हमारे प्रमुख मंत्रालय हैं उनके मंत्री ही सिर्फ होते हैं मंत्रिमंडल में। तो इसे आप याद रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंस है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल में केवल प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मंत्रिपरिषद में आपका कैबिनेट मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, इन सभी कुछ से मिलाकर आपकी बनती है मंत्रिपरिषद। परंतु मंत्रिमंडल में बस कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। जैसे आपके रक्षा विभाग मंत्री हो गए, हमारे विदेश मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए। तो ये प्रमुख हमारे विभाग हैं तथा ये हमारे कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, कैबिनेट यानी कि हमारे मंत्रिमंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। अगर हम हमारे मंत्रियों के विभिन्न स्तरों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं और वे अपने विभाग या मंत्रालय के प्रमुख होते हैं। सामान्यतः जो कैबिनेट मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं ये मिलकर बनाते हैं मंत्रिमंडल। इसे आप याद रखिएगा, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है वह कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलकर बनता है। वहीं अगर हम दूसरे स्तर के मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री इसके बाद आते हैं। तो राज्य मंत्री जो होते हैं कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। राज्य मंत्री को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होते हैं वे अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले, यहाँ पे बिना होगा, जबकि बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखिएगा। इसके बाद कौन से मंत्री आते हैं? राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं। तो उपमंत्री क्या होते हैं? ये कनिष्ठ यानी कि जूनियर मंत्री होते हैं, जो किसी कैबिनेट मंत्री अथवा स्वतंत्र राज्य प्रभार वाले मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम किचन कैबिनेट की बात करें तो प्रभावशाली मंत्रियों एवं कुछ विश्वास पात्र सहयोगियों का समूह होता है किचन कैबिनेट, जिनसे प्रधानमंत्री ज़्यादातर सलाह मशवरा करता है। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम संसदीय सचिव की बात करें तो संसदीय सचिव जो है विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के ही समान होता है। तो ये कुछ विभिन्न स्तर थे हमारे मंत्रियों के, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगर हम मंत्रियों के दायित्व की बात करें, यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा। तो मंत्रियों के दायित्व 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत दायित्व इनका और दूसरा होता है इनका सामूहिक दायित्व। तो अगर हम व्यक्तिगत दायित्व की बात करें
तो आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यह इनका व्यक्तिगत दायित्व होता है। अगर हम इनके सामूहिक दायित्व की बात करें तो सामूहिक दायित्व के अंतर्गत आता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा, जो मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये आप डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट जो आपके एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं, इनको भी देख लीजिए। तो आर्टिकल 75 का जो क्लॉज 5 है इसमें यह कहा गया है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने से अधिक तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, अगर 6 माह की अवधि तक अगर वह मंत्री नहीं बनता है, तो मतलब 6 माह के अवधि तक अगर वह संसद के किसी सदन के सदस्यता को ग्रहण नहीं करता है तो उसका जो मंत्री का पद होता है वह समाप्त हो जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये बेसिक फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई मंत्री है, अगर वह बिना संसद का सदस्य हुए, या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का बिना सदस्य हुए अगर वह मंत्री के पद पर चुन लिया जाता है, तो ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य हुए यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हुए अगर कोई मंत्री बन जाता है तो वह 6 महीने तक उस मंत्री के पद पर रह सकता है। उसको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा की या तो राज्यसभा की सदस्यता को ग्रहण करना पड़ता है। अगर वह 6 महीना के अंदर राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता को ग्रहण नहीं करता है तो उसका जो मंत्री का पद होता है वह समाप्त हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप याद देखिएगा, एक 91st अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। इसके माध्यम से अनुच्छेद 75(1) का स्थापित किया गया। तो उसके अनुसार जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि मंत्रिपरिषद में जो है प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है लोकसभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। मान लीजिए लोकसभा में वर्तमान में कितने आपके सदस्य हैं, तो 500 मान लीजिए 43 सदस्य हैं लोकसभा में, तो इन 543 सदस्यों में से इनमें केवल 15% ही जो है मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये भी बेसिक पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उसको मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नया मंत्रिमंडल गठित किया गया है। तो आइए मंत्रिमंडल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो नरेंद्र मोदी के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, एक तो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उसके बाद परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय, इसके अलावा आप याद रखिएगा लोक शिकायत एवं पेंशन और कार्मिक जो मंत्रालय है ये प्रधानमंत्री के पास होता है। इसके बाद अगर हम राजनाथ सिंह की बात करें तो इनके पास रक्षा मंत्रालय है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इससे पहले भी इनके पास रक्षा मंत्रालय था। जो जो नए मंत्री आए उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से नए मंत्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए गए। तो इससे भी पुराने मंत्री हैं। इसके बाद अमित शाह के पास गृह मंत्रालय था तथा सहकारिता मंत्री इनको बनाए गए। नया विभाग गठित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक नया मंत्रालय बनाया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। इसके मंत्री बनाए गए हैं अमित शाह। तो अमित शाह के पास अब 2 मंत्रालय है, एक होम मिनिस्ट्री हो गई और एक सहकारिता मंत्रालय जिसके मंत्री अमित शाह हैं। तो यह नया मंत्रालय गठित किया गया है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद नितिन गडकरी हैं सड़क और परिवहन मंत्री, निर्मला सीतारमण हैं वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर हैं कृषि मंत्री, एस जयशंकर हैं विदेश मंत्रालय यानी कि विदेश मंत्री, अर्जुन मुंडा आपके क्या हैं आदिवासी कल्याण मंत्री। इसके बाद स्मृति ईरानी आपकी हैं महिला एवं बाल विकास मंत्री। इसके बाद पीयूष गोयल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल। जैसे आप याद देखिए कि यहाँ पे हम सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैबिनेट मिनिस्टर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय चला गया। इससे पहले शिक्षा मंत्री हमारे कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनको जो है इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, तो इनके स्थान पे धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया शिक्षा मंत्री। तथा स्वास्थ्य मंत्री कौन थे हमारे, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी इस्तीफा दे दिया, तो स्वास्थ्य मंत्रालय भी धर्मेंद्र प्रधान को ही दे दिया गया। यानी कि शिक्षा मंत्री नए बनाए गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री
भी नए ही हैं। तो इन स्वास्थ्य मंत्री हमारे पहले कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और शिक्षा मंत्री हमारे थे रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो ये दोनों मंत्रालय चले गए धर्मेंद्र प्रधान के पास। इसके बाद प्रहलाद जोशी के पास कौन सा मंत्रालय है? संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इसके बाद नारायण राणे, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? एमएसएमई मंत्रालय, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है नारायण राणे को। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। इससे पहले कौन था? थावर चंद गहलोत थे इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इसके बाद गिरिराज सिंह को दिया गया है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको दिया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसके बाद आरसीपी सिंह को दिया गया है इस्पात मंत्रालय, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अश्वनी वैष्णव को दिया गया है रेल मंत्रालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है अश्वनी वैष्णव को, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मंत्रालय कौन सा है? तो अगला मंत्रालय आपका है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, तो यह दिया गया है पशुपति पारस को। इसके बाद जल शक्ति मंत्री हमारे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। किरण रिजिजू को दिया गया है कानून मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, तो इसे भी आप ध्यान देखिएगा। इसके बाद आरके सिंह हमारे हैं ऊर्जा मंत्रालय में के मंत्री। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी हैं आपके पेट्रोलियम मंत्री, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपके मनसुख मांडवी हैं स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्री। इसके बाद भूपेंद्र यादव आपके हैं श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्री, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद महेंद्र नाथ पांडे के पास है भारी उद्योग मंत्रालय। इसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला के पास आपका है डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। इसके बाद जी किशन रेड्डी के पास आपका है पर्यटन, यानी कि टूरिस्ट मिनिस्ट्री जो है आपकी जी किशन रेड्डी के पास चली गई है। और राष्ट्र इंपॉर्टेंट मंत्रालय आपका है अनुराग ठाकुर के पास। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय अनुराग ठाकुर को दिए गए हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा और खेल मंत्रालय। तो ये इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर थे जो नए बने हैं, जो हमारा 2021 का नया मंत्रिमंडल है उसमें जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।